एसक्यूएल होती है, उसके अंदर भी आपके पास मतलब मैट्रिसेस का एक मॉड्यूल होता है और उस मॉड्यूल के अंदर आप सारी की सारी एक्यूरेसी जो आपके पास आ जाती है, जो एक्यूरेसी मैट्रिसेस होते हैं, हम सारी उस पे काम करेंगे। इवैल्यूएशन का प्रोसेस हमारा आज होना है और उसमें मतलब एक्यूरेसी आ जाती है, प्रिसिजन, आपका रिकॉल आ जाता है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आ जाता है जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है और वो सारी हम देखेंगे। और वो आखिरी स्टेप होता है जब आपका मॉडल बन जाता है, उसके बाद उसके ऊपर आप इवैल्यूएशन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का। हमने कल 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स कल किए थे। इसमें पहले 2 स्टेप जो हैं वो मतलब एक साथ होते हैं और दूसरे 3 स्टेप जो हैं वो एक साथ होते हैं और आज मतलब एक साथ होते हैं, मतलब ये नहीं मतलब एक्सप्लेन हम एक साथ कर रहे थे, तो ये नहीं है, काम इनका अलग-अलग ही है, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में ना, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो बिज़नेस को अंडरस्टैंड कर लिया था, प्रॉब्लम हमने अंडरस्टैंड किया था कल कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। हम फ्लाइट एजेंसीज़ के लिए जो है डेटा की अंडरस्टैंडिंग कर रहे थे कि हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमारा कस्टमर जो है डिसलॉयल ना हो हमसे। हमने अपना अप्रोच देखा था कि हमारे पास किस तरीके का अप्रोच बनेगा इसके अंदर कि डेटा हमारा जो है हमारे पास किस तरीके का डेटा हमें चाहिए होगा और हम जो आखिरी चीज़ जो हम प्रेडिक्ट करवाने चाहेंगे वो जो है हमारा सेटिस्फेक्शन होगा और वो सेटिस्फेक्शन एक कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा हमारा, तो उसके लिए फिर एक क्लासिफिकेशन मॉडल हम लेके जाएंगे। तो हमारी अप्रोच फिर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन वाली होगी। और उसके बाद डेटा रिक्वायरमेंट हमने देखा था। डेटा रिक्वायरमेंट में जो डेटा हमें चाहिए होता है, डेटा के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, उसके स्टेक होल्डर्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हमने इसमें गैदर करनी होती है। फिर डेटा कलेक्शन जब आ जाता है हमारे पास, उसमें डेटा को कलेक्ट करने का फेज़ आ जाता है हमारे पास कि डेटा कलेक्ट कहाँ से किया जाए। ये डेटा किसी एपीआई के थ्रू लिया जाए, ऑनलाइन रिपोजिटरी से लिया जाए या फिर इंटरनल डेटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। और डेटा को फिर अंडरस्टैंड किया जाता है और डेटा की अंडरस्टैंडिंग में हमारे पास वेरिएबल्स की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है और डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप बन रहा होता है, कोरिलेशन हमने देखा था कल कि जो 2 वेरिएबल्स के दरमियान में हमें बताते हैं कि एक को चेंज करने से दूसरे पे कितना फ़र्क आता है। और कल वाली चीज़ें मतलब आपके माइंड में होंगी तो आज वाली चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पिक कर सकेंगे, ठीक है? तो इस वजह से मैंने थोड़ा-सा आप लोग को बैकग्राउंड इसका दे दिया। और अभी हम शुरू करते हैं डेटा प्रिपरेशन से और मॉडलिंग से। हमने जो लाइब्रेरीज़ मंगवानी है डेटा की प्रिपरेशन के लिए, पांडास हमारे पास आ जाएगा। पांडास कल भी हम यूज़ कर रहे थे और डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने कल डिफरेंट लाइब्रेरीज़ इस्तेमाल की थी। सीबॉन इस्तेमाल किया था, मैटप्लॉटलिब इस्तेमाल किया था, वो हमारा विजुअलाइजेशन के लिए लाइब्रेरीज़ थी। और पांडास जो है एक जनरल लाइब्रेरी है, मतलब थ्रू आउट द फेज़ ये जो है इस्तेमाल हो रही होती है। और एसक्यूएल डॉट प्रोसेसिंग, एसक्यूएल एक लाइब्रेरी है हमारे पास। एसक्यूएल के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास। फिर एक प्री प्रोसेसिंग आ जाता है, मॉडल सिलेक्शन आ जाता है, लीनियर मॉडल आ जाता है और मैट्रिक्स आ जाता है। और प्री प्रोसेसिंग आपकी जो है डेटा के साथ रिलेटेड है। डेटा की प्री प्रोसेसिंग, डेटा को चेंज करने के लिए उसके अंदर से हमने इंपोर्ट क्या करवाया है, प्री प्रोसेसिंग के अंदर से लेबल इनकोडर इंपोर्ट करवाया हुआ है। और जो मॉडल सिलेक्शन है, मॉडल सिलेक्शन हमारे पास उसके अंदर से हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मंगवाया हुआ है कि जब डेटा हमारे पास आएगा उसको हमने ट्रेनिंग डेटा के अंदर और टेस्टिंग डेटा के अंदर चेंज करना होगा। तो जो हमारे पास एसक्यूएल जो है हमें टेस्टिंग और ट्रेनिंग के अंदर मॉडल को स्प्लिट करने की कैपेबिलिटी देता है। और एसक्यूएल के अंदर से हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को भी मंगवाया। ये सारी चीज़ें एक ऑर्डर में हमारे पास आई हुई हैं। सबसे पहले हमने डेटा को प्रिपेयर करने में हमारे पास जो है लेबल इनकोडर लगेगा हमारे पास। और उसके बाद जो है जब मॉडलिंग शुरू करेंगे तो डेटा को स्प्लिट करेंगे और जब डेटा स्प्लिट हो जाएगा तो स्प्लिट हुआ हुआ डेटा हमने मॉडल को देना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देना है। और उसके बाद जब वो मॉडल हमारे पास बन जाएगा तो उसके ऊपर हमने एक्यूरेसी फाइंड करनी है, प्रिसिजन फाइंड करना है, रिकॉल फाइंड करना है, इसका एफ स्कोर फाइंड करना है और कन्फ्यूजन मैट्रिक्स उसका बनाना है। ठीक है, तो अभी तक ये वाली लाइब्रेरीज़ हम इस्तेमाल करेंगे मशीन लर्निंग के लिए और एक हमारी ये डेटा की लाइब्रेरी होगी। तो सबसे पहले डेटा हमारा इंपोर्ट हो गया है यहाँ पे, डेटा इज़ इक्वल टू पीटी डॉट रीड सीएसवी और पूरी की डायरेक्टरी हमने दे दी है डेटा की उसको, तो डेटा हमारा इसके अंदर आ गया। जब डेटा हमारे पास आ गया तो डेटा की अंडरस्टैंडिंग कल हमने कर दी थी कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ मिसिंग आ रहे थे। वो मिसिंग वैल्यूज़ हमने शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लिए अपने पास कि डेटा डॉट इज़ नल डॉट सम हमारे पास जो है, इससे हमारे पास जो है मतलब अगर एक और सम लगा दें तो टोटल वैल्यूज़ हमें बताएगा। अगर इसके साथ हम ये सम नहीं लगाते तो ये हमें ट्रू फॉल्स में बताएगा पूरे डेटा फ्रेम के अंदर कि कौन-कौन सी जगह पे हमारे पास नल एंट्री है, कौन सी जगह पे नॉन नल एंट्री है हमारे पास। अब डॉट सम जब एक इस्तेमाल किया है हमने तो हमारे पास सारे के सारी जो फीचर्स हैं उनमें जितने भी नल वैल्यूज़ हैं वो हमें बता देगा। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल ऐसा है जिसके अंदर 310 वैल्यूज़ मिसिंग है। तो 310 वैल्यूज़ अगर 1,00,000 एंट्रीज़ के अंदर मिसिंग है तो बहुत मिनिमल है। इसको हम सिंपली ड्रॉप कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। और डॉट सम अब इस बार मैंने यूज़ किया तो उसने मुझे पूरी की पूरी लिस्ट नहीं दी इनकी, उसने मुझे टोटल एंट्रीज़ बता दी हैं कि हमारे पास सिर्फ हमारे पास बस 0 एंट्रीज़ जो हैं वो नल हैं, ठीक है। अब यूज़लेस कॉलम जो हमारे पास थे उनको ड्रॉप करना था। जो हमारे पास सीरियल नंबर एक आ रहा था
और एक आईडी आ रही थी। ये मॉडलिंग में इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसको हम शुरू से ही ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। और इन्हें हमने ड्रॉप कर लिया, और इसको ड्रॉप करने के तरीके यही है कि डॉट ड्रॉप और कॉलम्स के नेम्स इसको आप दे देते हैं। और हमारे पास जो डेटा की मिसिंग वैल्यूज़ थे वो हैंडल हो गए हैं अभी तक। और अब हम बात करेंगे डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक ऐसे स्टेट में लेके जाते हैं उसको कि डेटा आप अंडरस्टैंड कर सके, आपका कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके, आपका स्टैटिस्टिकल मॉडल जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, आपका जो मशीन लर्निंग का मॉडल है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। और वो किस तरीके से, वो क्यों करते हैं हम कि मशीन लर्निंग के मॉडल को जो है कैटेगरीज़ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता, उसको नंबर्स के साथ डील करना आता है, उसको कैटेगरीज़ के साथ डील करना नहीं आता है। तो हमने जितने भी हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होंगे उसको चेंज करना होगा, हमने क्वांटिटेटिव डेटा के अंदर उसको चेंज करना होगा, न्यूमेरिकल कॉलम्स के अंदर उसको लेके जाना पड़ेगा। तो इनपुट दी कैटेगरिकल कॉलम्स इनटू न्यूमेरिकल कॉलम्स सो दैट दे कैन बी यूज्ड फॉर एनालिसिस। और उसके लिए टेक्निक्स हम कौन-कौन से अप्लाई कर सकते हैं, लेबल एन्कोडिंग कर सकते हैं, उसके लिए डमीज़ ले सकते हैं। और डमीज़ वाले को वन हॉट कोडिंग भी कहा जाता है। और नीचे मैं फिर आपको करके दिखाता भी हूँ कि किस तरीके से हुआ है, उससे फिर क्या मतलब डमीज़ होते क्या हैं। शुरू में मैंने डमीज़ करके दिखाया हुआ है, तो उसके लिए फिर मैंने मतलब डमीज़ आपको मैं आगे नहीं लेके जाना चाहता, डमीज़ को मैं नहीं यूज़ करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने डेटा को अपने एक और डेटा के अंदर मतलब एक और वेरिएबल के स्टोर करवा दिया कि डेटा 2 के अंदर मैंने अपना पुराना वाला डेटा सारा कॉपी कर दिया। अब उसमें जब मैंने कॉपी कर दिया, मैं यहाँ पे सिर्फ़ एक अगर शो करवा रहा था आपको, सिर्फ़ एक कॉलम भी करवा सकता था, लेकिन यहाँ पे भी पूरा एक डेटा फ्रेम उसके अंदर चला गया है। अब पीडी डॉट गेट डमीज़ जब हम करते हैं, जब डमीज़ लेते हैं उस डेटा की, तो डेटा पहले आप देखिए हमारे पास किस फॉर्म में है। जेंडर जो है हमारे पास मेल और फीमेल की फॉर्म में है। जेंडर में हमारे पास 2 कैटेगरीज़ आ गई हैं, एक मेल की और एक फीमेल की कैटेगरी आ गई है। तो मेल को कंप्यूटर को नहीं पता मेल क्या होता है, कंप्यूटर को ये भी नहीं पता फीमेल क्या होता है, उसको सिर्फ़ नंबर के साथ ताल्लुक है। तो इसको हमने नंबर में जब कन्वर्ट करना होगा, तो जब हम डॉट डमीज़ उसका लेते हैं तो उसको फ़ॉल्स और ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। अभी भी ये सही तरीके से नहीं हुआ हुआ, तो डमीज़ के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकते हैं। और इसका एक और प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप पीडी डॉट गेट डमीज़ करते हैं, तो आपके पास एक कॉलम में से कैटेगरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो कि आप अगर आपके पास 10 कैटेगरीज़ हैं, तो वो 10 मज़ीद कॉलम बना देगा। हमारे पास अब यहाँ पे 2 कैटेगरीज़ थी जेंडर की, तो इसने 2 कॉलम मज़ीद बना दिए, एक फीमेल का कॉलम बना दिया इसने, और एक इसने मेल का कॉलम बना दिया। अब इस डेटा सेट में जहाँ-जहाँ पे हमारे पास मेल है, वहाँ-वहाँ पे ट्रू हो जाएगा, जहाँ-जहाँ पे हमारे पास फीमेल है, वहाँ पे फ़ॉल्स हो जाएगा, जहाँ-जहाँ पे मेल है, वहाँ पे 1 हो जाएगा, जहाँ-जहाँ पे फीमेल है, वहाँ-वहाँ पे हमारे पास ये 0 हो जाएगा पूरे डेटा सेट के अंदर। अब लेबल एन्कोडिंग किस तरीके से काम करता है? लेबल एन्कोडिंग आपके पास सिर्फ़ एक ही कॉलम के अंदर उनको नंबर्स असाइन कर लेता है। ठीक है, अगर आपके पास कलर है ग्रीन, रेड, ब्लैक और फिर से ग्रीन, तो वो ग्रीन को भी 1 दे देगा, रेड को 2 दे देगा, फिर ब्लैक को वो 3 दे देगा और वापस ग्रीन को फिर से वो 1 नंबर दे देगा। सारे जो लेबल्स हैं उनके लिए यूनिक लेबल्स हमारे पास आ जाएँगे और वो एक ही कॉलम के अंदर मतलब सेव हो जाएँगे। एंड ओनली वन कॉलम विल कंटेन ऑल कोडेड वैल्यूज़। अब कैटेगोरिकल कॉलम्स हमने उठा लिए, जब लेबल एन्कोडिंग हमने करनी है इसकी, तो कैटेगोरिकल सारे कॉलम हमने पहले उठा देने हैं अपने डेटा फ्रेम के अंदर से। जब कैटेगोरिकल कॉलम्स उठाएँगे, उन कॉलम्स के ऊपर हमने लेबल एन्कोडिंग करेंगे, तो उसका एक तरीका होगा। वो तरीका यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है कि कैटेगोरिकल कॉलम हमने पहले देख ली कौन-कौन से हैं हमारे पास, जेंडर, कस्टमर, टाइप ऑफ ट्रैवल है कि ये टाइप ऑफ ट्रैवल है, क्लास, और बस ये हमारे पास कैटेगोरिकल कॉलम्स आते हैं और आखिर में हमारे पास एक कैटेगोरिकल कॉलम सैटिस्फैक्शन आ जाता है। इस इन सारों को एक लिस्ट में हमने एक अरे को दे दिया। फिर इस अरे के ऊपर हमने एक फॉर लूप चलाया। लूप जो है हमारे पास मतलब लूप्स के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब रिपीटिशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब एल ई डॉट लेबल इनकोडर ये क्या चीज़ है? एल ई के अंदर एल ई हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल के अंदर लेबल इनकोडर का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। जब ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने इस पूरे के पूरे डेटा को फिट करना है, और वो फिट कहाँ पे हो रहा है? वो इस लूप के अंदर हो रहा है, ठीक है? डेटा अब कॉलम, अगर जिन जो लोग पाइथन में नए आए हैं उन लोग के लिए मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि ये लूप किस तरीके से काम कर रहा है। फॉर कॉलम इन कैटेगोरिकल कॉलम्स, फॉर ईच कॉलम, अगर आप यहाँ पे सी ओ एल नहीं लिखते, आप यहाँ पे फॉर एल लिखते हैं, फॉर एन लिखते हैं, तो आपने यहाँ पे एन लिखना होगा, यहाँ पे एल लिखना होगा, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए फॉर कॉलम हमने लिखा हुआ है, फॉर कॉलम इन कैटेगोरिकल कॉलम्स, कि कैटेगोरिकल कॉलम में जितने कॉलम हमारे पास आए हुए हैं, हर कॉलम के ऊपर एक बार आपने रिपीट करना है इस वाले स्टेप को। तो डेटा का वो कॉलम उठाएगा, पहली बार वो जेंडर उठाएगा, जब वो जेंडर उठाएगा, वो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हुआ हुआ है लेबल इनकोडर का, और लेबल इनकोडर हमने देखिए शुरू में कहाँ से मंगवाया था? हमने शुरू में मंगवाया था एसकेएलएन डॉट प्री प्रोसेसिंग से। सारे के सारे डॉट एसकेएलएन से आए हुए हैं, और एसकेएलएन की कौन से मेथड में से आया हुआ है? प्री प्रोसेसिंग वाले मेथड में से आया हुआ है लेबल इनकोडर हमारे पास। और
लेबल इनकोडर फिर क्या करेगा, फिट करेगा, पहले सारी वैल्यूज़ को फिट करेगा, अपने डेटा के अंदर लेके आएगा और फिर उनको वो ट्रांसफ़ॉर्म करना शुरू कर देगा। फिर उनको मतलब सबसे पहले वो क्या करेगा, इसमें कैटेगरीज़ कितनी है हमारे पास, जनरल में देखेगा हमारे पास कितनी कैटेगरीज़ हैं। मेल और फीमेल 2 कैटेगरीज़ थी, उन दोनों को एक ख़ास नंबर वो असाइन कर देगा। मेल को 0 देता है, फीमेल को 1 देता है, या फिर वो इस हिसाब से जिस तरीके से वो खुद कर रहा होगा, उसमें मतलब इसका कोड पूरा इसके पीछे लिखा हुआ होता है बैक एंड में इसका, हमने सामने से सिर्फ़ इन चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है। और जब वो ट्रांसफ़ॉर्म करता है इसको, तो इसका चेंज हमारे पास किस तरीके से आ जाता है, जब आप नीचे देखेंगे डेटा के अंदर, तो जेंडर में जहाँ-जहाँ पे हमारे पास फीमेल है वो 1 हो गया है और जहाँ-जहाँ पे हमारे पास मेल है वो हमारे पास 0 आ गया है। अब इसी तरीके से बाकी सारी जो हमारे पास कस्टमर टाइप है, ये कॉलम ये वाला फॉर लूप जब दूसरी बार चलेगा, तो दूसरी बार पहली बार इसने जेंडर उठाया था, दूसरी बार ये कौन-सा कॉलम उठाएगा, कस्टमर टाइप वाला कॉलम उठाएगा और उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट के साथ जो है फिट और ट्रांसफ़ॉर्म वाले काम करेगा। और कस्टमर टाइप को इसने 0 1 के अंदर चेंज कर लिया है, ठीक है। और अब ये सारे का सारा काम हमारे पास जहाँ पे हो गया, इनकोडिंग हमारी हो गई है। अब हमारे पास जो पूरा का पूरा डेटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया है। सैटिस्फैक्शन वाला भी हमारे पास न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया है हमारे पास। अब डेटा की मॉडलिंग यहाँ से शुरू होती है। सबसे पहला काम क्या करना है हमने कि डेटा सेट को हमने चेंज करना है ट्रेनिंग डेटा के अंदर और टेस्टिंग डेटा के अंदर हमने उसको चेंज करना है। ट्रेनिंग डेटा इस्तेमाल होता है डेटा को मॉडल को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, मॉडल को सिखाने के लिए, मॉडल को चीज़ें लर्न करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। और टेस्टिंग डेटा जो मॉडल आपके पास बन गया है, उस मॉडल को जब आप टेस्ट करते हैं कि मेरा मॉडल कितना सही बना है या कितना गलत बना है, आप टेस्टिंग डेटा के साथ उसको चेक करते हैं। इसके अंदर हमारे पास फिर प्रोपोर्शंस आ जाते हैं कि हम कितना डेटा ट्रेनिंग में रखेंगे और कितना डेटा टेस्टिंग में रखेंगे। तो ज़्यादातर जो फ़ॉलो किया जाता है वो 70-30 का रेशो फ़ॉलो किया जाता है। 60-40 का भी हो सकता है। तो मैंने जो यहाँ पे फ़ॉलो किया हुआ है वो 80-20 का फ़ॉलो किया हुआ है, आज वो मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक्स एक वेरिएबल लिया है, अब ये कन्वेंशन है, ठीक है? मशीन लर्निंग की एक ट्रेडिशन है कि जब आप डेटा को मतलब मॉडल करना शुरू करते हैं, उसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग में लेके जाना शुरू करते हैं, तो आप वहाँ पे जो है एक्स एक बड़ा वाला लेते हैं और एक वाई छोटा वाला लेते हैं। ये कन्वेंशन फ़ॉलो किया जाता है, ठीक है? तो डेटा के अंदर से आपने सबसे पहले सैटिस्फैक्शन को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि सैटिस्फैक्शन आपका जो है वो है टारगेट वेरिएबल है। तो एक डेटा आपने उसको इनपुट देना है एज़ अ लर्न करने के लिए और एक डेटा आपने उसको एज़ एन इनपुट ही देना है, लेकिन वो डेटा आपके पास किस तरीके का होगा, वो आपको टारगेट वेरिएबल का होगा कि मेरा एक डेटा मेरा सिखाने के लिए है और एक डेटा उसको प्रेडिक्ट करवाने के लिए है। तो y जो है, y में मैं डेटा की सैटिस्फैक्शन दे दूँगा, डेटा सैटिस्फैक्शन वाला कॉलम इसको मैं दे दूँगा और जो x है उसके अंदर मैं इसकी बाकी सारे कॉलम दे दूँगा, सिवाय इसके जो मेरा टारगेट वेरिएबल है। और अराइवल डिले इन मिनट्स ये हमने क्यों ड्रॉप किया हुआ है? कल जब हमने एक हीट मैप बनाया था, उसमें सबसे ज़्यादा कोरिलेटेड हमारे पास 2 फीचर्स आ रहे थे, आपस में कोरिलेटेड आ रहे थे। हमारे टारगेट वेरिएबल के साथ इतना ज़्यादा कोरिलेशन नहीं था उनका। उन दोनों वेरिएबल्स का आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन था। वो कौन से थे? अराइवल डिले इन मिनट्स और डिपार्चर डिले इन मिनट्स, वो आपस में बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड थे। तो उन दोनों में से किसी एक को हमने ड्रॉप करना था। तो अराइवल डिले इवेंट्स हमने ड्रॉप कर लिया यहाँ पे इसके अंदर से और हमारे पास क्या आ गए अभी एक्स और वाई आ गए। एक्स के अंदर हमारे पास बाकी डेटा सेट के सारे कॉलम्स और वाई के अंदर हमारे पास टारगेट वेरिएबल हमारा असाइन हो गया उसको। अब एक्स को जब आप देखेंगे तो उसके अंदर 21 कॉलम्स आ गए हमारे पास और उनमें हमारे पास जो है हमारा टारगेट वेरिएबल मौजूद नहीं है। ठीक है, और वाई में हमारे पास टारगेट वेरिएबल हमारा आ गया है और इसका जो सिंटैक्स है ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट को इस्तेमाल करने का, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने इंपोर्ट करवाया था वाली लाइब्रेरी से, स्केलेन के अंदर से इंपोर्ट करवाया था और मॉडल सिलेक्शन के अंदर से हमने इसको इंपोर्ट करवाया था, ठीक है। और इसका सिंटैक्स इस तरीके से कि आपको एक्स ट्रेन चाहिए होता है, एक्स टेस्ट चाहिए होता है, वाई ट्रेन चाहिए होता है और वाई टेस्ट चाहिए होता है। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन आप पहली बार अपने मॉडल को देते हैं उसको ट्रेन करने के लिए और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट आपका मॉडल बनने के बाद उसको टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और आपने जब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का मॉड्यूल इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले उसको अपना एक्स दे देंगे। एक्स में आपके पास आपके सारे के सारे फीचर्स जो मॉडल के अंदर मौजूद हैं वो जो आपके डेटा फ्रेम के अंदर मौजूद हैं सारे के सारे फीचर्स आ जाएंगे और वाई में आपके पास आपका टारगेट वेरिएबल आ जाएगा और टेस्ट साइज यहाँ पे डिफाइन किया गया है 0.2। इसका मतलब है कि 20% ऑफ डेटा जो है वो आपका टेस्ट साइज का हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आपका जो एक्स टेस्ट है उसमें 20% ऑफ डेटा आ जाएगा और आपका जो वाई टेस्ट है उसमें आपके पास 20% डेटा आ जाएगा। और रैंडम स्टेट जो है आपके पास एक रैंडम सीड भी इसको कहा जाता है। ये 42 इसलिए किया गया कि हर बार जब ये कोड रन होगा तो ये एक ख़ास किस्म के ऑर्डर के साथ जो है डेटा को उठाना शुरू करेगा हर बार जब ये रन होगा। अगर आप इसको यहाँ पे असाइन नहीं करते हैं कोई भी वैल्यू रैंडम स्टेट को आप रहने देते हैं, तो जब भी आप अपना मॉडल ये वाला कोड फिर से रन करेंगे तो ये जब इस डेटा को उठाएगा तो हर बार डिफरेंट डेटा उठाएगा। आप अपना मॉडल अगर किसी को देते हैं रैंडम स्टेट डिफाइन किए बगैर
तो वो अगर उस मॉडल को रन करता है और उसके पास रिजल्ट्स चेंज आएँगे फिर। वो आपको बोलेगा कि रिजल्ट्स चेंज आए हैं मेरे पास। अगर रैंडम स्टेट आप डिफाइन करेंगे, आप उसको एक ख़ास वैल्यू दे देंगे। आप 42 एक बेस्ट प्रैक्टिस इसको माना जाता है कि 42 आप मतलब इस यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी नंबर इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 42 माना जाता है बड़े डेटा सेट्स के लिए 42 एक अच्छा ऑप्शन होता है। अब हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा एंट्रीज़ हैं यहाँ पे, तो 42 एक अच्छा नंबर है इसके लिए। और 1 लाख से ज़्यादा एंट्रीज़ है और जब 20% डेटा हमारा टेस्ट के लिए इस्तेमाल होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 20,000 रोज़ जो हैं वो टेस्ट में आ जाएँगे, बाकी 80,000 जो रोज़ हैं वो हमारे पास जो है ट्रेनिंग में आ जाएँगे। और xtrain represents all features which will be given as an input और ytrain will also be given as an input but as our target variable। तो xtrain अब हमारे पास आ गया। xtrain के अंदर हमारे पास कितनी 82,000 रोज़ आ गए हैं, वही 21 कॉलम्स आ गए हैं और सेटिस्फेक्शन वाला उसके अंदर नहीं क्योंकि वो हमारा टारगेट वेरिएबल है। अब सेकंड स्टेप इसका क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारा था ट्रेन और टेस्ट डेटा बनाना। अब सेकंड स्टेप क्या है? मॉडल को इम्प्लीमेंट करना, मॉडल को शुरू करना, ठीक है? सबसे पहले हमने एक मॉडल का वेरिएबल लिया और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जिसके अंदर हम मॉडल का सारा डेटा जो है वो इसके अंदर हम फीड करेंगे, इसको फिट करेंगे सबसे पहले, ठीक है? तो मॉडल हमारे पास जब बन जाएगा, अब इसमें मैक्स आइटरेशन 1000 आ गया है, तो मैक्स 10,000 हमारे पास आया। जब मैं 1000 पे ट्राई कर रहा था तो यहाँ पे एक वार्निंग आ रही थी क्योंकि उसकी जो लिमिट है कन्वर्जेंस की लिमिट वो मीट नहीं हो रही थी, वो उससे पहले ही ब्रेक हो जाता था। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस तरीके से काम करता है कि ये आइटरेटिव लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे पास जो एक आइटरेटिव एल्गोरिदम है जो मतलब आइटरेशन के बेस पे मतलब एक फॉर लूप की तरह बार बार अपने डेटा के ऊपर जाता है, बार बार एक जब तक एक खास उसको कॉस्ट फंक्शन नहीं मिल जाता है वो तब तक नहीं रुकता है, ठीक है? जब उसकी वो कॉस्ट फंक्शन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है तो वो वहीं पे रुक जाता है। जब उसको कॉस्ट फंक्शन एक ऑप्टिमल मिल जाता है तो वो वहाँ पे मतलब स्टॉप हो जाता है, उसकी आइटरेशन वहाँ पे रुक जाती है, ठीक है? तो अभी ये वाली जो बातें मैं अभी आपको इस वक्त कर रहा हूँ तो ये वाली हम कल वाले लेक्चर में फिर से सही डिटेल के साथ करेंगे। आज वाला इसका मकसद ये है कि आप सारे के सारे लोग एक दफ़ा मशीन लर्निंग के जो प्रोसेसेस हैं उसके अंदर से एक दफ़ा गुजर जाएँ और आप लोगों को पता लग जाए कि मशीन लर्निंग होती किस तरीके से है, कि सारे के सारे फेजेस इसके अंदर किस तरीके से आते हैं, कैसे जाते हैं, डेटा का फ्लो क्या होता है, डेटा कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, डेटा कहाँ पे बदलना होता है, ठीक है? और अभी इसके अंदर हम आते हैं तो मॉडल हमारा सबसे पहले उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन के नाम से, ठीक है? और मॉडल डॉट फिट डेटा को अब इसके ऊपर हमने फिट करना है, डेटा को इसके अंदर लेके आना है, ये एक ग्राफ की तरह का हमारे पास बन जाता है। तो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन हमने उसको दे दिया सबसे पहले, तो उस डेटा को वो फिट कर देता है। फिर उसके बाद जब वो मेरे पास जब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है फिटेड। तो इसको मैं अभी दूसरी बार रन नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है? तो मॉडल डॉट कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि जितने आपने इसको कॉलम्स प्रोवाइड किए हैं वो सारे के सारे कॉलम्स कोफिशिएंट बन जाते हैं इसके। अब किस तरीके से दुनिया का कोई भी इक्वेशन अगर आप अपने माइंड में लेके आएँ, 2x + 1 अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, इसमें 2x जो है, इसमें x के साथ जो 2 लगा हुआ है, ये 2 आपका x का कोएफ़िशिएंट बन गया, ठीक है? तो अब इस मॉडल जब ये मॉडल क्रिएट हो जाता है, इससे भी एक इक्वेशन बन जाता है हमारे पास। अब वो एक उस इक्वेशन को हर बार उसी तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, हर बार उसी इक्वेशन को वो रन करता है और इस इक्वेशन की वजह से हमें प्रेडिक्शंस करवाता है। तो जो कोएफ़िशिएंट्स हमारे पास आए थे, हमारे हमने उसको 21 कॉलम्स दिए थे, बल्कि 22 कॉलम्स उसको दिए थे, तो 21 कॉलम्स दिए थे, 3 और 7, 3, 7, 21 कॉलम्स उसको हमने दिए। तो उसने हमें 21 कोएफ़िशिएंट्स उसने हमें रिटर्न कर दिए, ठीक है? और जब हमारा मॉडल बन गया है, हमारा मॉडल ट्रेन हो गया है, हमारा मॉडल फिट हो गया है, उसके बाद क्या करना है? हमारा सिंपल सा स्टेप है, उसको हमने प्रिडिक्ट करवाना है। क्या चीज़ प्रिडिक्ट करवाना है? जो हमने एक्स टेस्ट में हमारे पास आया हुआ है। अब मॉडल जब ट्रेन हो गया है यहाँ तक, इसका मतलब ये है कि मॉडल ने सारी की सारी चीज़ें याद कर दी हैं, सारे के सारे कॉलम्स उसने याद कर दिए। कॉलम में जो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, उसने उन वैल्यूज़ को याद कर लिया है। अब उन वैल्यूज़ को हम जब प्रेडिक्ट करवाएँगे, जब एक नया हम प्रेडिक्शन करवाएँगे तो मॉडल डॉट प्रेडिक्ट वाला एक मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ एक मेथड इस्तेमाल करेंगे और उसको पैरामीटर हमने क्या दिया है? एक्स टेस्ट दिया है, ठीक है? और एक्स टेस्ट इसलिए दिया है कि फिर इसके बाद में हम अब थोड़ा-सा चेक भी करेंगे कि किस तरीके से ये हमारे पास आ रहे हैं। जब हम इसकी इवैल्यूएशन में जाएँगे तो हम इस एक्स टेस्ट से जो हमारे पास प्रेडिक्शंस आए हुए हैं, उसको हम चेक करेंगे कि हमारे पास कितने % ठीक आए हैं, कितने % गलत आए हैं। हम अभी आगे जाते हैं, ठीक है? और ये वाली जगह जो दरमियान में हुई हुई है, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले ऐड की है इसके अंदर कि सिर्फ एक कॉलम को मैं प्रेडिक्ट करके बता रहा था आपके पास। इस तरीके से यहाँ पे 5 की प्रेडिक्शंस हमारे पास बहुत सारी प्रेडिक्शंस आ गई हैं। दरमियान में तकरीबन अगर हमारे पास 80,000 रोज़ थे तो 80,000 में इसके दरमियान में 1 ज़ीरोज़ होंगे और मैं आपको सिर्फ एक रो का करके बता रहा था और मतलब इस चीज़ का, इस एक पूरी रो का बता रहा था कि उसका आखिर में आपके पास एक आंसर आएगा, वो आपको बताएगा कि या वो 0 है या फिर वो 1 है। तो एक रो सिलेक्ट करने के लिए डेटा डॉट आईलॉग 1 हमने पैरामीटर पास किया कि पहला रो सिलेक्ट करो और जब उसने पहला रो सिलेक्ट कर लिया तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम हमने उस रो को इस न्यू वाले वेरिएबल को डेटा फ्रेम के अंदर चेंज कर लिया। अब जब डेटा फ्रेम के अंदर चेंज कर लिया उसको तो हमारे पास यहाँ पे मसला आ रहा था कि 1 मिनट आपको मसला बता भी देते हैं साथ में।
हम्म। तो हमें पास ये मसला आ रहा था कि जब पहले रो को हमने सिलेक्ट किया तो वो इस तरह से एक ही मतलब सारे के सारे हमारे पास एक ही मतलब लाइन में आ रहे थे। तो इसको हमने मतलब जो कॉलम्स थे हमारे वो कॉलम्स रोज़ में कन्वर्ट हो गए थे। तो कॉलम्स को फिर हमने जब मतलब रोज़ को फिर हमने कॉलम में जब कन्वर्ट करना होगा तो उसका हम ट्रांसपोज़ लेंगे। मतलब सिंपल सा स्टेप है, न्यू डॉट टी के साथ हम उसको ट्रांसपोज़ ले लेते हैं। तो हमारे पास इस तरीके से वो चेंज हो जाता है। और अब न्यू डेटा के अंदर से हमने क्या-क्या ड्रॉप करवा दिया है, सैटिस्फैक्शन ड्रॉप करवा दिया है और अराइवल डिले इन मिनट्स ड्रॉप करवा दिया है। ये हमने क्यों ड्रॉप किए हैं? क्योंकि हमने जब ये मॉडल बनाया था शुरू में तो सैटिस्फैक्शन हमारा टारगेट वेरिएबल था, वो हमने इस वजह से ड्रॉप किया था। और अराइवल डिले इन मिनट्स वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डिपार्चर डिले इन मिनट्स के साथ, तो हमने इस वाले को भी इस तरह से ड्रॉप करवा दिया है। तो अब न्यू के अंदर हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ वही वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, जो हमने अपने मॉडल को दी हैं ट्रेन करने के लिए उसको दी हैं। तो अब इसको जब हम प्रेडिक्ट करवाएँगे इस एक रो को, तो अब इस एक रो को आप लोग देखें, इस पूरी रो को जब हम प्रेडिक्ट करवाएँगे, 21 कॉलम्स है, 21 कॉलम्स पे हमारा मॉडल ट्रेन हुआ हुआ है। जब इसको हम प्रेडिक्ट करवाएँगे तो प्रिड हमने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया और मॉडल डॉट प्रेडिक्ट जो हमने पहले इस्तेमाल किया था वही वाला हमारे पास मेथड यहाँ पे फिर से लगेगा और उसको हमने न्यू डेटा असाइन कर लिया, जो हमने न्यू डेटा अभी एक रो उसके अंदर से फेच किया है। तो उसको जब आप प्रेडिक्ट करवाते हैं तो वो आपको आंसर देता है 0 का। इसका मतलब ये है कि डिससैटिस्फाइड है। 0 हमारे पास आया है वो डिससैटिस्फाइड है और पहले रो में हमारे पास डिससैटिस्फाइड ही है। इसका मतलब है कि इसने सही प्रेडिक्शन की है इस वाली लाइन की। और एक्स टेस्ट हमारे पास फिर से एक दफ़ा आया हुआ है कि टेक्स्ट के अंदर हमारे पास 20,000 रोज़ मौजूद हैं और वाई टेस्ट में हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। और वाई प्रेड में हमारे पास जो वाई प्रिडिक्टेड हो गया उसमें हमारे पास ये वाली सारी की सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो मॉडल हमारा यहाँ तक अभी ट्रेन हो गया है। और मॉडल को ट्रेन करना मतलब मॉडल को ट्रेन करना इतना मुश्किल काम नहीं होता। डेटा को प्रिपेयर करना मुश्किल काम होता है, डेटा की अंडरस्टैंडिंग मुश्किल काम होती है। जो काम आपने कल तक किया था वो काम मुश्किल होता है और अपना मॉडल सिलेक्ट करना वो वाला काम मुश्किल होता है। मॉडल को ट्रेन करने कोई मुश्किल काम नहीं है आज के ज़माने में, क्योंकि हर जगह पे आपको नए कोड्स किस डिफरेंट डिफरेंट कोड्स आपको एक ही मॉडल के लिए मिल जाते होंगे। लेकिन जो मॉडल है आपके पास उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, बैकग्राउंड जो उसका होता है, उसकी जो आपके पास डोमेन नॉलेज होती है, वो समझना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो इस पूरी की पूरी बोर्ड कैम में जो अभी तक जो चीज़ मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के अंदर, वो यही है कि डोमेन नॉलेज जो है आप लोगों को वो समझने की, आप लोगों का एक माइंडसेट उस तरीके से बन जाए कि आप डोमेन नॉलेज के पीछे मतलब घूमना शुरू करें कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, डेटा के अंदर से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाए, ठीक है? तो जब यहाँ पे हमारे पास मॉडल अभी बन गया है, तो इस मॉडल को हमने क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है कि हमारा मॉडल कितना परसेंट सही बना है, कितना ख़राब बना है। तो एक्यूरेसी स्कोर जब हम चेक करेंगे, तो उसको हमने वाई टेस्ट दिया और वाई प्रेडिक्टेड दिया कि जो टेस्ट हमारे पास था और जो प्रेडिक्टेड हमारे पास था, उन दोनों के दरमियान में ये फिर चेक करेगा कि टेस्ट हमारे पास कैसा था और प्रेडिक्टेड कैसा था। टेस्ट में भी हमारे पास 1-0 की फॉर्म में वैल्यूज़ मौजूद हैं और प्रेडिक्टेड में भी हमारे पास 1-0 की फॉर्म में वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो जब उसने प्रिडिक्शन किया, जब एक्यूरेसी उसने फाइंड किया तो 87% मॉडल एक्यूरेट आया है। और प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो स्कोर है वो हमें क्या बताता है कि हमारा जो मॉडल है उसमें करेक्ट वैल्यूज़ जो आई हैं वो कितनी करेक्ट आई हैं। कि मतलब ऐसा भी हो सकता है, एक्यूरेसी का एक इंट्यूशन हमारे पास होता भी है माइंड में कि एक्यूरेसी बताती है कि कितनी सही चीज़ बनी है, एक चीज़ कितनी सही है। तो ये हमें यही बताता है कि एक चीज़ सही है तो कितनी सही बनी है वो, कि उसका एक मैट्रिक्स हमारे पास डिफाइंड हो जाता है, एक्यूरेसी बन जाता है वो। और प्रिसीजन हमें बताता है कि जो आंसर हमारे पास आए हुए हैं, जो टोटल आंसर्स हैं वो कितने हैं और जो हमारे पास आंसर्स आ गए हैं वो प्रिसाइज कितने हैं, वो एक्यूरेसी के साथ और प्रिसीजन के साथ वो हमारे पास इवेल्यूएशन का एक प्रोसेस है। इसके अंदर से हमें गुजरना होता है कि मॉडल हमारा कितने परसेंट आया हुआ है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। और रिकॉल स्कोर भी हमारे पास इसीलिए इस्तेमाल होता है। और F1 स्कोर और कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है ये आपके पास इस तरीके से है कि आपके पास दिखाता है कि ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव के बारे में बताता है और फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव के बारे में बताता है। ट्रू पॉजिटिव क्या होता है कि आपके पास एक वैल्यू है जो पॉजिटिव आई है और वो ट्रू है, कि मतलब सही प्रिडिक्शन हुई है और उस मॉडल ने भी बताया है कि ये सही हुआ है। और ट्रू नेगेटिव कब होता है कि जब एक मॉडल आपके पास नेगेटिव वैल्यू को प्रिडिक्ट कर देता है कि हाँ ये एक नेगेटिव वैल्यू है और वो उसने सही किया होता है, वो उसने सच बोला होता है। और फॉल्स नेगेटिव क्या होता है कि आपके पास जब एक प्रिडिक्शन नेगेटिव आ जाए और आपको एक मॉडल ने नेगेटिव प्रिडिक्शन करवा दिया है, लेकिन वो उसने सच में मतलब एक गलत प्रिडिक्शन करवाया होता है, तो आपके पास फॉल्स नेगेटिव होता है। और जो फॉल्स पॉजिटिव होता है वो एक मॉडल ने अगर आपके पास पॉजिटिव प्रिडिक्शन करवा दी है, तो वो आपके पास उसने
अगर उसने गलत करवाया है तो वो फ़ॉल्स पॉज़िटिव में आता है। तो उसको भी फाइंड करने का तरीका है और इन सारे फ़ॉर्मूलाज़ पे हम कल वाले लेक्चर में बात करेंगे इंशाल्लाह। और अभी तक जो बातें हुई हैं कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारे पास इस मॉडल का जो आ गए तो 10562 ऐसे एलिमेंट्स थे जो हमारे पास ट्रू पॉज़िटिव थे और 1093 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फ़ॉल्स नेगेटिव में आए हैं और ये बाकी के एलिमेंट भी इस तरीके के आए हैं। तो आज का काम बहुत आसान था, थोड़ा-सा था और आप लोगों के कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो प्लीज़ अभी क्वेश्चंस करें। अराइवल डिले हमने ड्रॉप ये क्यों किया? जी, बताएँ? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्दुर्रहमान। सर ये जो डेटा है ये उधर हम जो एक्सेल में हमने उधर लिखा है ये सर उधर से हम किस तरह लेके आते हैं? ये ड्राफ्ट के जरिए हम इधर पे लेके आएंगे? एक्सेल में जो हमारे पास डेटा है, हमने pd.read.csv जो किया था, यस सर। तो इसके ज़रिए हमारे पास जो डेटा की जो डायरेक्टरी थी जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, तो वहाँ से इसने डेटा को उठाया है और उस सीएसवी फ़ाइल को रीड किया है। अभी आपको समझ आया है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। किसी और का कोई सवाल है? सर ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, आपके पास मॉडल जो है, वो प्रेडिक्शंस करवा रहा है और वो पॉज़िटिव प्रेडिक्शंस भी करवा रहा है और नेगेटिव प्रेडिक्शंस भी करवा रहा है। और जब वो सही पॉज़िटिव प्रेडिक्शन करवाएगा, तो वो ट्रू पॉज़िटिव होगा। जब वो गलत आपके पास पॉज़िटिव प्रेडिक्शन करवाएगा तो वो फ़ॉल्स पॉज़िटिव होगा। जब वो आपके पास फ़ॉल्स नेगेटिव फिर किस तरीके से होगा कि आपके पास उसने गलत प्रेडिक्शन किया है और वो उसने गलत ही बताया है कि मतलब किस तरीके से कि आपके पास मॉडल ने एक बताया है कि एक वैल्यू जो है नेगेटिवली आपके पास प्रेडिक्टेड हो गई है कि वो नेगेटिव है। लेकिन वो जो है आपके पास फ़ॉल्स उसने झूठ बोला हुआ होता है। मतलब आपके पास मॉडल जो है गलत हो गया होता है यहाँ पे एक चीज़ को प्रेडिक्ट करने में। तो आपके पास तब ये वाले केसेज़ आते होते हैं, ठीक है? आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हुआ है इस चीज़ का? हेलो? जी अब हो गए। जी अब हो गए। सही हो। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वाले थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन कर भी दिया है और आप लोग के पास ये वाली नोटबुक्स अब आ गई हैं, तो इसको मतलब थोड़ा-सा आप लोग खुद भी अपना रिसर्च वगैरह अभी करें इसके ऊपर क्योंकि मशीन लर्निंग ऐसी चीज़ है नहीं जो एक रात में बंदा सीख लेता है। आपकी प्रैक्टिस आपको चाहिए आएगी इसके ना जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मशीन लर्निंग आती जाएगी। अराइवल डिले हमने ड्रॉप क्यों किया? अराइवल डिले हमने इस वजह से ड्रॉप किया था क्योंकि वो हमारी जो डिपार्चर डिले था उसके साथ बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड था। जब 2 हमारे पास ऐसे फीचर्स आ जाते हैं एक मॉडल के अंदर जो बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड हो आपस में, तो वो मॉडल की रिडंडेंसी को ज़्यादा करते हैं। किस तरीके से ज़्यादा वो डेटा रिडंडेंट हो जाता है हमारे पास, ज़्यादा हो जाता है, एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है हमारे पास। वो तब होता है कि जब 2 चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। अब एक चीज़ अगर ऐसे हो गया है, हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो आ गया है जहाँ पे एक चीज़ जो है बहुत ज़्यादा है, तो मॉडल उसको डायरेक्टली दूसरी चीज़ को बहुत ज़्यादा कम कर देगा क्योंकि उन दोनों के दरमियान में एक हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम उनमें से एक ना एक चीज़ को ज़रूर ड्रॉप करेंगे कि हमारा मॉडल जो है कंसिस्टेंट रहे। विदाउट साइकिट-लर्न sklearn के अंदर भी आप कर सकते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आप scikit-learn के अंदर भी कर सकते हैं, आप टेंसरफ्लो के अंदर भी कर सकते हैं, वो डिफरेंट लाइब्रेरीज़ होती हैं। अब हर बंदे ने मतलब ऐसा कोई भी एक प्रोग्रामर बैठा हुआ वो अपने लिए बना दे एक लाइब्रेरी कि मेरी लाइब्रेरी जो है वो काम करेगी, उसके पीछे वो कोड कर ले और वो उसको कोई भी नाम दे दे। तो ये भी इसी तरह के लोग थे जिन लोगों ने अपने लाइब्रेरीज़ बनाए हैं और उन लाइब्रेरीज़ पे वो लोग काम करते हैं। उस लाइब्रेरीज़ के अंदर उन लोगों ने सारे के सारे कोड्स आपको प्री डिफाइंड दे दिए हैं, बस आप लोगों ने उनको सिर्फ यूज़ करना है। sklearn भी आपके पास इस तरह की एक लाइब्रेरी आ जाता है जो आपको सारे के सारे फीचर्स मॉडल के बारे में देता है। ग्रेटर देन 85 आपके पास 85% एक्यूरेसी जो है अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है कि आपका मॉडल जो है मतलब एक्यूरेट हो सकता है 85 पे भी एक्यूरेट हो सकता है क्योंकि इसको इम्प्रूव कर सकते हैं आप 100 तक भी लेके जा सकते हैं आप 99 भी कर सकते हैं इसको अब जितना आप डेटा को इम्प्रूव करेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेट मॉडल आएगा आप 85% एक्यूरेसी की भी आप पूरी एक्यूरेसी नहीं कह सकते कभी कभी ऐसे केसेस हो जाते हैं आपको 70 पर भी काम करना होता है उसमें ये वाले सीन है बस और जो अभी कल वाली जो हमारी क्लास है उसमें हम डिफरेंट मॉडल्स और देखेंगे उन मॉडल्स को हम डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि ये मॉडल काम किस तरीके से करते हैं अभी तक तो आप लोगों ने देख लिया कि मशीन लर्निंग का सारे फेजेस होते क्या क्या हैं कि बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से होती है एनालिटिक अप्रोच क्या होता है और क्रॉस वैलिडेशन की क्या इंपॉर्टेंस है क्रॉस वैलिडेशन आपके पास एवेल्यूएशन के लिए इस्तेमाल होता है
और एवोल्यूशन की तो कि आपका मॉडल कितना सही बना है, कितना गलत बना है। आपको सही आंसर्स पता लग जाते हैं कि मेरे मॉडल ने जो चीज़ प्रेडिक्ट करवाई है, वो चीज़ असल में ऐसी है या ऐसी नहीं है। तो आपकी मॉडल की जो वो होती है, वर्थ होती है, आपको उससे वो पता चलता है। ठीक है। और दूसरी बात जो मैं कर रहा था कि अभी तक आप लोगों ने ओवरव्यू एक ले लिया मशीन लर्निंग का कि मशीन लर्निंग किन-किन स्टेप्स में से होकर गुज़रती है। कहाँ-कहाँ पे आपके पास क्या-क्या काम करने पड़ते हैं। अभी जो मॉडल्स की जो एक डेप्थ होगी वो हम कल वाले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे और उसमें सारे के सारे जितने भी मतलब सारे के सारे मॉडल्स नहीं करवा सकते आपको, तो कुछ मॉडल्स जो होंगे उनकी हम आपको बताएँगे कि उनके ग्राफ्स बना के दिखाएँगे कि वो इटरेशंस किस तरीके से लेके जाते हैं और वो डिफरेंट उसके अंदर हमारे पास कॉस्ट फंक्शंस आ जाते हैं, कॉस्ट फंक्शन को भी हम पढ़ेंगे उसके अंदर। तो सारी के सारे मॉडल जो है आपके क्लियर होना शुरू हो जाएँगे, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आती जाएगी कि ये काम होता कैसा है इसके अंदर। आप लोगों का कोई और सवाल हो तो आप लोग मेरे से करें। अच्छा अहमद भाई, इसका डेटा सेट भी आप शेयर कर लें इनके साथ। डेटा सेट मैंने आज वाला शेयर किया हुआ था, मैंने कल ही शेयर किया था डेटा सेट और आज वाली नोटबुक भी मैंने शेयर की हुई है। ठीक है। सर ये जो लेबल इनकोडिंग में जो कलर और नंबर की जो वैल्यूज थी, ये एग्जैक्ट रहेगी कि नहीं? ये एग्ज़ैक्ट रहेंगी। अब ग्रीन के लिए अगर 1 आया हुआ है, तो ग्रीन जहाँ-जहाँ पे आएगा वो 1 ही आएगा। अच्छा सही है, हुँ, थैंक यू। इट्स ओके। तो आज के लिए इतना ही है, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह, नई मोटिवेशन के साथ, नए कंटेंट के साथ। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।